मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनसंख्या के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। जनसंख्या हमने पहले बताया कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है और उसमें हम पहले लेते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? मानव विकास के उपलब्धि के लिए जनसंख्या संगठन का विकसित होना आवश्यक है। अब बात करते हैं जनसंख्या संगठन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है जनसंख्या का वह पक्ष जिसे मापा जा सकता है, जैसे लिंग, आपका साक्षरता, श्रम शक्ति, अर्थात उसके अध्ययन को ही जनसंख्या संगठन कहा जाता है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है ग्रामीण नगरीय संगठन। रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है? ग्रामीण नगरीय संगठन। पहली चीज है कि ग्रामीण या नगरीय बस्ती किन्हें कहा जाता है। नगरीय बस्ती बनने के लिए चार उसकी शर्तें होती हैं। चार शर्तें क्या हैं? कि वहाँ जो जनसंख्या है 5,000 या उससे अधिक हो। दूसरी उसकी विशेषता है कि वहाँ पर 3/4 अर्थात 75% पॉपुलेशन है गैर कृषि कार्यों में, अर्थात द्वितीय या तृतीय कार्यों में लगी हुई हो। तीसरा है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक होना चाहिए। और उसकी फोर्थ है कि वहाँ पर कोई नगरीय इकाई हो, अर्थात वहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड हो। ये था नगरीय। अब दूसरी चीज है कि हम बात कर रहे थे 2011 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो हमने बताया था कि नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो है 31.16%, अर्थात भारत में नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ पाई जाती है। हमने बताया था भाई भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.06 करोड़। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना अनुपात रहेगा आपका? 68.84%, अर्थात उसको ये कहें 83.3 करोड़ लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहली चीज है कि हम 1901 में हमारे यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था वो 10.84% था। नगरीय जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? उसका कारण है प्रवास, कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग रोजगार की प्राप्ति के लिए या आपका अन्य किसी कारणों से है नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और ग्रामीण आपके नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या है उसका अनुपात में हर रोज वृद्धि आपकी हो रही है। दूसरी चीज आती है कि नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पर सबसे अधिक होती है, कहाँ पर सबसे कम, अर्थात किस राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का अनुपात है, किस राज्य में सबसे कम, किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात गोवा में है। सर्वाधिक किसमें है? गोवा 62.17% है। और उसके बाद अगर हम गोवा के बाद बात करते हैं तो गोवा के बाद वहां आती है आपकी मिजोरम। मिजोरम के बाद तमिलनाडु, केरल और फिर महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात कहाँ है? गोवा, उसके बाद मिजोरम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र राज्य। लेकिन इसमें एक दूसरा पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या का अनुपात वो है आपका
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जहां 10.04% है। अर्थात किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या अनुपात अधिक है, जहां औद्योगिकरण अधिक है। दूसरी चीज आती है कि इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। और हम केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में है तो सबसे ज्यादा दिल्ली में, और कम आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा किसमें है? दिल्ली में, और सबसे कम किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हुआ हमारा ग्रामीण नगरीय संगठन। उसके बाद हमारा दूसरा आता है भाषाई संगठन। भाषाई संगठन कि हमारे यहां पर किस भाषा के कितने बोलने वाले हैं, कितने लोग रहते हैं। अर्थात कि यहां पर जो हमारे भाषा से संबंधित जो सर्वे है वो गियर्सन महोदय का है। उन्होंने बताया कि भारत में 179 भाषाएं, 544 बोलियां, और 22 भाषाएं भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं, जिन्हें आपका अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ पर किस भाषा को बोलने वाले सबसे अधिक हैं। आपको पता होगा कि भारत में सर्वाधिक भाषा बोलने वाले किस भाषा के हैं? हिंदी के हैं। 40% हमारे यहाँ पर हिंदी भाषी हैं। उसके बाद जो दूसरे भाषा बोलने वाले हैं वो आपके बंगाली हैं, फिर तेलुगु है, फिर आपका मराठी है। अर्थात उसके बाद दूसरी बंगाली, तीसरा आपका तेलुगु, और फिर आपका सबसे कम भाषा बोलने वाले वो हैं हमारे कश्मीरी और संस्कृत। अर्थात सबसे ज्यादा बोलने वाले हिंदी के हैं। और पता होगा कि विश्व में हिंदी भाषा बोलने वाले विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है कौन सी? हिंदी। और सबसे कम इंडिया में बोलने वाली भाषा कश्मीरी और संस्कृत है। तथा भारत में क्षेत्रीय विविधता है वो आपकी अधिक पाई जाती है। उसके बाद अगला आपका आता है भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण भारत में हमने जितनी भाषाएं बताई उनको भाषा परिवार के आधार पर, समूह के आधार पर 4 भाषा वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं? उसमें 4 हैं। नंबर 1 भारतीय यूरोपी, जो भारत में भी और भारत से बाहर भी, अर्थात वो जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका हिमाचल, आपका उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक है ये बोली जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा इसी भाषा को बोलने वाले हैं, और वो कितना है? 73%। दूसरे नंबर पर आती है वो है द्रविड़, जो
खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में बोली जाती है, और वो कितनी है? 20%। तीसरी है ऑस्ट्रिक, और इसको बोलने वाले हैं 1.38%। और सबसे कम चीनी तिब्बती 0.85%। अर्थात सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले भारतीय यूरोपीय है और सबसे कम आपके चीनी तिब्बती है। ये हमारा भाषाई वर्गीकरण। उसके बाद भाषाई वर्गीकरण के बाद आपका आता है धार्मिक संगठन, कि हमारे यहाँ पर धार्मिक संरचना कैसी है। तीसरा पॉइंट है आपका देखिए, धार्मिक संगठन है या धार्मिक समूह है, भारत में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से है प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावी बल है, जो क्षेत्रीय आधार पर भिन्न है। जब भारत पाक का विभाजन हुआ या भारत का विभाजन हुआ, उस समय हमारा धार्मिक संगठन की संरचना थोड़ी अलग थी, लेकिन बाद में चाहे वो हमारा 1947 का विभाजन हो या फिर 1971 में जब आपके तिब्बत से आने वालों, उसमें से बहुत सारी धार्मिक संरचना है हमारी परिवर्तित हुई। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, और भारत एक ऐसा देश है जो 4 धर्मों की जन्मस्थली रहा है। 4 धर्म कौन कौन से हैं? वो है हमारा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। 4 आपके जन्मस्थल है, हिंदू का, जैन का, बौद्ध का और सिख का। दूसरा आता है कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो मुस्लिम समुदाय है। अब उन पर एक एक पर हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा संरचना किस तरह की है। तो एक तरफ हम बना लेते हैं या धार्मिक समूह, धर्म आपका, और दूसरी तरफ है प्रतिशत में कुल जनसंख्या का, या उनकी कुल जनसंख्या करोड़ में, और कुल जनसंख्या से प्रतिशत। पहला है हमारा हिंदू, और वो कितने हैं हमारे भारत में? वो हैं 96.63 करोड़, और जो भारत की कुल जनसंख्या का 79.8%। दूसरा है मुस्लिम, जो कि 17.22 करोड़ है, और भारत की कुल जनसंख्या का 14.2% है। तीसरा जो हमारा धार्मिक समूह है बड़ा, वो है ईसाई, और वो 2.78 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.3% है। उसके बाद फोर्थ सिख समुदाय है। सिख समुदाय है, वो कहाँ, कितनी है उसकी पॉपुलेशन? 2.08 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 1.72% है। अगला जो हमारा धार्मिक समूह है वो है बौद्ध, और ये है 0.84, अर्थात 84 लाख हैं, 84 लाख है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.7%। बौद्ध के बाद जैन, और जो जैन हैं वो है 0.45 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 0.4%। और एक कॉलम और है अन्य, जो आपका 1.08 करोड़ है, जो कुल की जनसंख्या का 0.9%। यह हमारा धार्मिक संगठन है कब?
2011 की जनगणना के अनुसार। एक एक बात करते हैं। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है और ओवरऑल इंडिया में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जो परसेंटेज है वो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ लगभग 96% है। सबसे कम हिंदू हैं वो मिजोरम राज्य में। दूसरा, मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय जो हमारा भारत पाक की सीमा, इधर बांग्लादेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर हमारा जो है ये लक्षद्वीप में है, 94% है। अगर हम 2011 के अनुसार करते हैं तो राज्यों में आपका जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। कौन? मुस्लिम आपके। यदि संख्या के आधार पर बात करते हैं तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार राज्य में। सब अगर इनकी बात करते हैं मुस्लिम समुदाय सबसे कम कहाँ है तो मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट है ईसाई। ईसाई है भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में है, जो गोवा, केरल। इधर नॉर्थ ईस्ट में हम चलते हैं तो नागालैंड, मिजोरम और उसके बाद छोटा नागपुर की पहाड़ी में क्षेत्रों में। सिख समुदाय 3 राज्यों में विशेष रूप से है, वो आपका पाया जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। नेक्स्ट है बौद्ध। बौद्ध हम महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के बाद हम अगर चलते हैं तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। जैन ये ऐसा समुदाय है जो बड़े वृत्ति वाले हैं, जो कि खासकर नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं और 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और अन्य छोटे छोटे जिसमें जनजाति समूह हैं, जरसोस हैं, इस तरह के जो हैं छोटे समुदाय हैं, वो हमारा ये धार्मिक संगठन है भारत का। नेक्स्ट आता है आपका श्रम की सहभागिता। श्रम की सहभागिता। देखिए, श्रम की सहभागिता भारत में 2011 के अनुसार जो श्रम की सहभागिता है वो 39.8%, अर्थात लगभग 40% लोग हैं जो कि कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, और दूसरा 60% अश्रमिक के रूप में, अर्थात इनको ये कह सकते हैं हम कि आश्रित जनसंख्या के रूप में पाया जाता है। बहुत बड़ा भाग है हमारा आश्रित जनसंख्या के रूप में है। दूसरा आता है कि श्रम की सहभागिता में कि हम भारत में श्रमिकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? 3 भाग। श्रमिकों के प्रकार। श्रमिकों के प्रकार। नंबर 1 मुख्य श्रमिक। दूसरा है सीमांत श्रमिक। और तीसरा है अन्य। देखिए, मुख्य श्रमिक मेन वर्कर कौन से हैं? कोई व्यक्ति जिसको वर्ष में कम से कम 183 दिन, कितना? कम से कम 183 दिन का रोजगार प्राप्त होता हो, क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक। वह व्यक्ति जिसको वर्ष में कम से कम 183 दिन से मान लो रोजगार मिलता हो, अर्थात उसको ये कहें कि कम से कम 6 महीने का रोजगार मिलता हो। सीमांत श्रमिक वो श्रमिक जिसको वर्ष में कम से कम 183 दिन तक रोजगार मिलता हो, अर्थात 183 दिन से कम दिनों तक रोजगार मिलता है, उसे सीमांत श्रमिक। और आपका अन्य श्रमिक। उसके बाद हम इनकी बात करते हैं कि हमारी व्यावसायिक संरचना कैसी है। व्यावसायिक संरचना
व्यावसायिक दो 2011 के अनुसार। अब व्यावसायिक संरचना में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ हम उस पर बात करते हैं श्रम की सहभागिता में सबसे ज़्यादा जो श्रमिक हैं, श्रम का जो सहभागिता है वो किस राज्य में है, हम उस पर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो श्रम की सहभागिता है वो हिमाचल प्रदेश में है और सबसे कम वो आपका उत्तर प्रदेश में है। दूसरी चीज़ है, भारत में अगर श्रम का अनुपात अधिक है तो उसका कारण है कि जीवन निर्वाह के लिए, आर्थिक कार्यों के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों अर्थात अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है और श्रम की सहभागिता हमारे यहाँ कितनी है, लगभग 40% है। अब भारत की व्यावसायिक संरचना देखिए, व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य है कि भारत के लोगों का समूह या भारत के लोग किन किन क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जैसे चाहे विनिर्माण क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में है, किस गतिविधि में लगा हुआ है, उसे कहा जाता है कि भारत की व्यावसायिक संरचना। और व्यावसायिक संरचना के आधार पर भारत में इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, या श्रम जनसंख्या को है या श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है। श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्ग कौन कौन से हैं हम बताते। पहला कृषक, कल्टीवेटर्स। दूसरा जो समूह है वो है कृषि मजदूर। और तीसरा है घरेलू श्रमिक। और चौथा है अन्य। कौन कौन से हैं? कृषक, कृषि मजदूर, अन्य घरेलू श्रमिक आपका, और उसके बाद में या घरेलू औद्योगिक आपका श्रमिक कह सकते हैं, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, और उसके बाद अन्य। दूसरी चीज आती है कि हम आर्थिक क्रियाओं को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। आजकल वर्तमान में तो खैर 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था उसके संदर्भ में अगर जीडीपी के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 क्षेत्रों का योगदान करते हैं। चाहे हम योगदान की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? वह क्षेत्र जो प्रकृति से सीधे संबंधित होती है। और द्वितीयक क्षेत्र कौन से होते हैं? जिसमें मानव ज्ञान के द्वारा तकनीक विकास कर लिया जाता है और अधिक उत्पादन करने की मात्रा को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया है। और जिनमें सेवा क्षेत्र क्या है? जो इन क्रियाओं को विकसित करने का आधार होता है, चाहे व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, ये सारी चीजें हैं। अर्थात हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं? कृषक और कृषि मजदूर। द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? घरेलू औद्योगिक श्रमिक। और तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? व्यापार, वाणिज्य, मरम्मत का काम, कोई प्लम्बर का काम है, चाहे कोई डॉक्टर की सेवा है या कोई किसी टीचर्स की सेवा है या कोई वकील की सेवा है, वो सब किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में, और जिसे कहा जाता है आपका सेवा क्षेत्र। अब 2011 के अनुसार कि भारत में देखिए एक चीज़ और है, अगर हम 1901 से देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी या अर्थात जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का अनुपात कम हुआ है और तृतीय क्षेत्रों का अनुपात बढ़ा है, जिसका तात्पर्य है, जिसका हम अर्थ लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन रोजगार में भी है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आई है? कमी आई है। और 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोगों की संख्या है वो कितनी है? 54.6 54.6%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% और तृतीय क्षेत्र में
41.6%। एक चीज और है कि भारत में पुरुष और महिला दोनों ही प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में लगी हुई हैं, लेकिन तीनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या या पुरुषों का अनुपात अधिक है। महिलाओं का सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा और है, एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलन क्लार्क। उनका एक आर्थिक कथन है और उन्होंने कहा जहां प्राथमिक कार्यों की अधिकता होती है वो आर्थिक पिछड़ापन वहां अधिक मिलता है, और जहां द्वितीय और तृतीय कार्यों की अधिकता होती है वहां आर्थिक विकास अधिक होता है। दूसरी चीज और है कि प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में हमारा क्षेत्रीय स्तर पर विविधता किस तरह की है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रों हम बात करते हैं, जैसे कृषि, जो कृषकों की संख्या है जैसे कि कहां पर अधिक है, हिमाचल प्रदेश, आपका नागालैंड जैसे राज्यों में। अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों की संख्या अधिक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। जैसे कृषि मजदूरों की संख्या की हम बात करते हैं तो आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इस तरह के जो राज्य हैं वहां पर कृषक मजदूर हैं वो आपके अधिक हैं। दूसरी चीज आती है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, किन क्षेत्रों में अधिक लोग लगे होंगे, वो लगे होंगे जहां पर उच्च नागरिक रहते हैं। जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, वहां पर द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में लगे होंगे। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।